आज के संवाद में हम अपने आदर्श पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जेल में बिताए 3259 दिनों के किस्सों का संस्मरण रख रहे हैं। सन 1921 का साल खद्दर, चरखा, गांधी टोपी और अंग्रेज़ सरकार से सीधे टकराव का साल था। नवंबर आते आते नेहरू जी के बनाए वॉलंटियर दल ने एक के बाद एक कई शहरों में अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ हड़ताल आयोजित की थी। 22 नवंबर 1921 को वॉलंटियर दल को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और 6 दिसंबर को नेहरू, उनके पिता मोतीलाल जी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। एमजे अकबर नेहरू की जीवनी नेहरू द मेकिंग ऑफ इंडिया में लिखते हैं, मोतीलाल जी नेहरू आनंद भवन में अपने दफ्तर में कुछ कागजात पर नज़र दौड़ा रहे थे। तभी एक नौकर ने आकर उन्हें बताया कि पुलिस आनंद भवन के गेट पर पहुंच चुकी है। पीछे आ रहे पुलिस अफसर ने बहुत ही तहजीब से मोतीलाल जी नेहरू को आदाब अर्ज कहा और उन्हें भवन की तलाशी लेने का सर्च वारंट दिखाया। मोतीलाल नेहरू जी ने जवाब दिया कि वो अपने घर की तलाशी देने के लिए तो तैयार है, लेकिन आपको ये तलाशी लेने में कम से कम 6 महीने लग जाएंगे। पुलिस अफसर की समझ में नहीं आया कि वो मोतीलाल नेहरू जी के इस व्यंग को कैसे जवाब दे, लेकिन वो किसी तरह मोतीलाल नेहरू जी के ये बताने में कामयाब हो गया कि उनके पास पिता और पुत्र दोनों को गिरफ्तार करने का वारंट भी है। जवाहरलाल नेहरू को उसी रात गिरफ्तार कर लखनऊ ले जाया गया। नेहरू की यह पहली गिरफ्तारी थी। इसके बाद वे अपने सियासी जीवन में कुल मिलाकर 3259 दिनों तक जेल में रहे। वहाँ चले मुकदमे के बाद नेहरू जी को 6 महीने की जेल और 100 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई गई, लेकिन इस फैसले में एक तकनीकी त्रुटि होने के कारण नेहरू जी को 3 महीने के अंदर रिहा कर दिया गया। छूटते ही नेहरू जी एक बार फिर रैलियों और सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में लग गए। नतीजा ये हुआ कि 3 महीनों के अंदर उन्हें एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया। असहयोगात्मक रवैया अपनाते हुए उन्होंने अपना जुर्म मानने और अपने बचाव में कोई दलील देने से इनकार कर दिया। लेकिन हाँ, इस मौके पर उन्होंने एक वक्तव्य जरूर दिया। उन्होंने कहा, दरअसल जेल हमारे लिए स्वर्ग जैसी जगह हो गई है। जब से हमारे प्रिय और संत जैसे नेता महात्मा गांधी को सज़ा सुनाई गई है, ये हमारे लिए तीर्थ स्थान जैसी जगह बन गई है। अपने देश की सेवा करना अपने आप में बड़े सौभाग्य की बात है, लेकिन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में देश की सेवा करना उससे भी बड़े सौभाग्य की बात है। जवाहरलाल नेहरू जी उम्मीद कर रहे थे कि इस बार उन्हें लंबी सज़ा सुनाई जाएगी, लेकिन उन्हें शायद ये बात पसंद नहीं आई थी कि पिछली बार उन्हें समय से पहले रिहा कर दिया गया था, ख़ास तौर से ये देखते हुए कि उनके पिता अभी भी जेल के अंदर थे। सर्वपल्ली गोपाल जवाहरलाल नेहरू जी के जीवनी में लिखते हैं, नेहरू ने एक बार कहा था वो जेल के बाहर रहकर अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। उनकी दिली इच्छा है कि वो जल्द से जल्द जेल में वापस लौटें। इस बार उन्हें निराशा नहीं हुई, क्योंकि उन्हें 18 महीने की सज़ा सुनाई गई। उन्हें लखनऊ जिला जेल में रखा गया। जेल में उनसे मिलने वालों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था।
इसलिए नेहरू ने बाहरी लोगों से मिलना बिल्कुल बंद कर दिया। जेल में रहने से उनका आत्मसम्मान बढ़ गया। उन्होंने जेल में अपना समय चहलकदमी करने और दौड़ने में लगाया। वो अपना अधिकतर समय सूत काटने और पढ़ने में बिताते थे। उनके प्रिय विषय थे इतिहास, यात्रा, साहित्य और काव्य। लेकिन इस बार भी उन्हें समय से पहले छोड़ दिया गया, क्योंकि सरकार ने 21 जनवरी 1923 को सभी राजनैतिक कैदियों को क्षमादान देने की घोषणा कर दी। जल्द ही जवाहरलाल नेहरू जी तीसरी बार जेल की सलाखों के पीछे थे। उन्होंने 21 सितंबर को पंजाब में नाभा में एक सिख जत्थे के साथ प्रवेश किया। वो उसी शाम को ट्रेन से दिल्ली लौटने वाले थे। उनको स्थानीय प्रशासन ने आदेश दिया कि वो नाभा के अंदर न प्रवेश करें। प्रशासन ने कहा कि उनकी वजह से इलाके में शांति भंग हो सकती है। नेहरू ने इसका यह कहकर जवाब दिया कि आदेश मिलने से पहले ही वो नाभा की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं और अब वो हवा में तो गायब हो नहीं सकते। उनका और उनके साथियों का नाभा छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। इस घटना के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, मुझे मेरे साथियों के साथ गिरफ्तार कर हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ लगाकर स्टेशन तक लाया गया और हमें रात की गाड़ी में एक तीसरे दर्जे के डिब्बे में बैठा दिया गया। 24 घंटे बाद हमारी हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ हटाई गई। हमें नाभा जेल में बंद रखा गया। इस जेल के हालात बहुत ही बुरे थे। हमें न तो पढ़ने के लिए कोई किताब और अखबार मिला और न ही हमें 2 दिन तक नहाने और कपड़े बदलने दिए गए। मुझे और मेरे साथियों को 2.5 साल के सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई गई, लेकिन सज़ा को स्थगित रखा गया। हमसे नाभा छोड़ने और वहाँ कभी न लौटने के लिए कहा गया। हमने उसी रात नाभा छोड़ दिया। जब नेहरू जी नाभा से इलाहाबाद लौटे तो उनका एक हीरो की तरह स्वागत किया गया। साल 1930 में महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह के दौरान नेहरू की एक बार फिर गिरफ्तारी हुई। उनको खतरनाक अपराधियों के बैरक में एकांतवास में रखा गया। वहाँ पर जेल की ऊंचाई 15 फीट से अधिक थी। इसकी वजह से दिन में आसमान और रात में तारों को देखना बहुत मुश्किल हो जाता था। सर्वपल्ली गोपाल लिखते हैं, जेल की निरस्ता से बचने के लिए नेहरू ने कठिन दिनचर्या के साथ काम करना शुरू कर दिया। वो भोर होते ही उठते, जेल की दीवारों के साथ साथ 1 मील तक दौड़ लगाते और फिर कुछ दूरी तक तेज गति से चलते। वो अपना बाकी का दिन चरखे पर सूत काटने और पढ़ने में बिताते। शुरू में जब उन्हें चरखा रखने की भी अनुमति नहीं दी गई तो उन्होंने अपने आप को व्यस्त रखने के लिए निवाड़ बिनना शुरू कर दिया था, जिसे उन्होंने बाद में भी जारी रखा। लेकिन एक अनुशासित कांग्रेस कार्यकर्ता की तरह उनकी मुख्य रुचि चरखा काटने में थी। अपने 6 महीने के जेल प्रवास में उन्होंने चरखे पर 30,000 गज और तकली पर 750 गज सूत काता था। 26 दिसंबर 1931 को जवाहरलाल नेहरू जी को एक बार फिर इलाहाबाद के पास इरादतगंज स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया। वे उस समय महात्मा गांधी जी से मिलने के लिए बम्बई जा रहे थे। उन पर इलाहाबाद शहर छोड़ने की मनाही थी।
इसी आदेश की अवहेलना के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। नेहरू जी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, जब मैंने अपने डिब्बे की खिड़की से बाहर देखा तो रेलवे लाइन के पास पुलिस की एक गाड़ी खड़ी थी। कुछ क्षणों में कई पुलिस वाले मेरे डिब्बे में चढ़ गए। मुझे और मेरे साथ चल रहे तसद्दुक अहमद खां शेरवानी को गिरफ्तार कर लिया गया। हमें नैनी जेल लाया गया। नेहरू और शेरवानी जी को यूपी इमरजेंसी पावर्स अध्यादेश के तहत उन पर मुकदमा चलाया गया। शेरवानी को 6 महीने की सज़ा दी गई, जबकि नेहरू जी को 2 साल और 500 रुपये जुर्माना की सज़ा सुनाई गई। शेरवानी जी ने आदेश सुनते ही कहा कि क्या अदालती फैसलों में भी धार्मिक भेदभाव बरता जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार फ्रैंक मोरिस जवाहरलाल नेहरू जी की जीवनी में लिखते हैं, जेल में नेहरू के खान पान की आदतें बदल गई। पहली बार जेल की जिंदगी का असर नेहरू के स्वास्थ्य पर पड़ने लगा था। उनके दांतों में दर्द रहने लगा। उनको पहले नैनी जेल में रखा गया और कुछ हफ्तों बाद बरेली जेल में भेज दिया गया। बरेली में नाभा के बाद पहली बार हुआ था कि उनकी कोठरी में रात में ताला लगाया जाता था। परिवार के लोगों से मुलाकात भी इस लिहाज से मुश्किल हो गई क्योंकि मुलाकात के दौरान जेलर और पुलिस वाले मौजूद रहने लगे और वो बातचीत को लिखने लगे। सर्वपल्ली गोपाल जी लिखते हैं, हालात उस समय और बिगड़ गए जब अप्रैल में लाठीचार्ज में उनकी मां को पीटा गया और वो बुरी तरह से घायल हो गई। जब वो और उनकी पत्नी कमला जेल में नेहरू से मिलने आई तो जेलर ने उनका अपमान किया और तो और जेलर ने नेहरू के किसी से मिलने पर 1 महीने का प्रतिबंध लगा दिया। नेहरू जी इससे इतने नाराज हुए कि उन्होंने घोषणा की वो 1 महीने बाद भी किसी से नहीं मिलेंगे क्योंकि वो जेलर को अपनी मां और पत्नी को अपमानित करने का एक और मौका नहीं देना चाहते थे। 8 महीने बाद गांधी जी की सलाह पर उन्होंने लोगों से फिर मिलना शुरू किया। जेल में नेहरू का प्रिय योगासन शीर्षासन हुआ करता था। शीर्षासन से उन्हें न सिर्फ शारीरिक स्फूर्ति मिलती थी बल्कि वे मनोवैज्ञानिक प्रेरणा का काम भी करती थी। फ्रैंक मोरिस लिखते हैं, जेल में नेहरू का मुख्य सगल होता था गिलहरियों की अटखेलियों को देखना। देहरादून जेल में नेहरू ने 2 कुत्तों को अपना लिया था। बाद में कुत्तों के बच्चे भी हुए। नेहरू ने उनका भी ध्यान रखना शुरू कर दिया। उनकी जेल की कोठरी में सांपों, बिच्छुओं और कनखजूरों का भी आना जाना लगा रहता था। कनखजूरों से नेहरू को खास उलझन होती थी। एक रात उन्हें अपने पैरों पर कुछ चलता महसूस हुआ। उन्होंने तुरंत अपनी टार्च जलाई तो देखा एक कनखजूरा उनके पांव पर चल रहा था। नेहरू कूदकर अपने बिस्तर से नीचे उतरे। अगस्त में जब बीमार कमला नेहरू की हालत बिगड़ गई तो यूपी सरकार ने कुछ दिनों के लिए नेहरू को रिहा किया। 11 दिनों बाद जब कमला नेहरू की हालत थोड़ी सुधरी तो नेहरू को वापस जेल भेज दिया गया। जेल में ही जून 1934 में उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखनी शुरू की और 14 फरवरी 1935 को उन्होंने ये काम पूरा कर लिया। ये तय किया गया कि कमला नेहरू को इलाज के लिए यूरोप ले जाया जाए।
पहली बार नेहरू को पैसों की चिंता हुई। उनके पास आय का कोई साधन नहीं था। थोड़ा बहुत धन उनकी किताबों की रॉयल्टी से आता था। उसी के सहारे नेहरू जी को आनंद भवन का पूरा खर्चा चलाना पड़ता था। सर्वपल्ली गोपाल लिखते हैं, इन्हीं दिनों नेहरू की आर्थिक कठिनाइयों के बारे में सुनकर बिरला परिवार के एक व्यक्ति ने उन्हें एक मासिक राशि देने की पेशकश की। बिरला परिवार कांग्रेस के कई प्रमुख नेताओं को इस तरह की राशि दिया करता था। जब नेहरू जी को इस पेशकश के बारे में पता चला तो उनको ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने इस पेशकश को ठुकरा दिया। अपनी छोटी मोटी बचत के बल पर उन्होंने कमला नेहरू, इंदिरा गांधी और उनके डॉक्टर के यूरोप जाने का इंतजाम किया। जब नेहरू अलीगंज जेल में बंद थे, उनके चचेरे भाई बीके नेहरू ने फौरी नामक एक महिला से शादी की। चूँकि नेहरू परिवार के मुखिया थे, इसलिए फौरी को नेहरू से मिलवाने कलकत्ता की अलीगंज जेल ले जाया गया। जब मुलाकात का समय समाप्त हुआ और जेल का दरवाज़ा बंद किया जाने लगा तो फौरी अपने आंसू नहीं रोक पाई। बीके नेहरू अपनी आत्मकथा नाइस गाइज फिनिश सेकंड में लिखते हैं, जवाहरलाल की नज़र से ये छिपा नहीं रह सका। अगले दिन उन्होंने फौरी को पत्र लिखकर कहा, अब जब तुम नेहरू परिवार का सदस्य बनने जा रही हो, तुम्हें परिवार के कायदे कानून भी सीख लेने चाहिए। सबसे पहली चीज़ जिस पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए वो ये है कि चाहे जितना बड़ा दुख हो, नेहरू कभी भी किसी के सामने रोते नहीं। नेहरू आखिरी बार अहमदनगर जेल में रहे। एक बार में इतनी लंबी अवधि उन्होंने इससे पहले किसी जेल में नहीं बिताई थी। 9 अगस्त 1942 से लेकर 15 जून 1945 तक, यानी कुल मिलाकर 1040 दिन। पहले उनको ट्रेन से पूना ले जाया गया। उन्हें पूना स्टेशन पर लोगों ने पहचान लिया। मीराबेन अपनी किताब में लिखती हैं, जब पुलिस ने जवाहरलाल नेहरू की तरफ भागते हुए लोगों की भीड़ देखा तो उन्होंने उन पर लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया। जवाहरलाल नेहरू फुर्ती से ट्रेन की खिड़की से प्लेटफार्म पर कूद गए। उन पर 4 पुलिस वालों ने मिलकर काबू पाया और बड़ी मुश्किल से दोबारा ट्रेन पर चढ़ाया। अहमदनगर पहुंचकर पुलिस अफसर ने नेहरू से जो कुछ भी हुआ था उसके लिए माफ़ी मांगी। उसने साफ किया कि वो सिर्फ आदेशों का पालन कर रहा था। अहमदनगर में कांग्रेस की पूरी कार्य समिति बंद थी। बाहरी दुनिया से उनका किसी तरह का संपर्क नहीं था। समाचार पत्र और मुलाकातों को दूर, उन्हें पत्र लिखने तक की इजाज़त नहीं थी। बाहरी दुनिया को ये तक नहीं पता था कि उन्हें कहाँ रखा गया है। सर्वपल्ली गोपाल जी लिखते हैं, बाद में उन्हें अखबार पढ़ने और हर सप्ताह परिवार वालों को 2 पत्र लिखने की अनुमति दे दी गई, लेकिन नेहरू को इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि उनकी बेटी और बहन दोनों यूपी की जेलों में बंद थी। वहाँ की सरकार ने उन्हें नेहरू के सेंसर से पारित पत्र प्राप्त करने और लिखने की अनुमति नहीं दी। बाद में नेहरू को कुछ किताबें बाहर से मंगवाने की इजाज़त मिल गई, लेकिन इन किताबों को नेहरू को देने से पहले बाकायदा स्कैन कर देखा जाता था। 2 साल बाद सरकार ने नेहरू समेत अहमदनगर के सभी राजनीतिक कैदियों को बाहर के लोगों से मिलने की इजाज़त दे दी, लेकिन उन्होंने इस सुविधा
को लेने से साफ इनकार कर दिया। उनका तर्क था कि इतने साल तक अलग थलग रहने के बाद कुछ मिनटों की मुलाकात का कोई मतलब नहीं है। अहमदनगर जेल में इतने लंबे प्रवास की वजह से कांग्रेस नेताओं में रोज़ तीखी बहस होती थी। नतीजा ये हुआ कि कुछ नेताओं की आपस में बोलचाल भी बंद हो गई। इस तनाव से बचने के लिए नेहरू जी खुद काफ़ी मेहनत करते। वे खाना बनाते, बीमारों की तीमारदारी करते, बैडमिंटन और वॉलीबॉल मैच खेलते और बागवानी भी करते। 13 अप्रैल 1944 को उन्होंने अपनी अधूरी किताब को फिर से लिखना शुरू किया और 7 सितंबर 1944 को उन्होंने किताब पूरी कर ली। उस किताब का नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। दिसंबर 1921 से लेकर 15 जून 1945 तक नेहरू ने अपने जीवन के 3259 दिन यानी करीब 9 वर्ष अंग्रेज़ों की जेलों में बिताए। मैं हिंद के नायक, हिंद के जवाहर पंडित जवाहरलाल नेहरू को सत सत नमन करता हूँ।